नहीं आ रही आवाज यार? आ रही आ रही। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कैसे हो यार, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया, मज़ा आ रहा है पढ़ाई में? चलो ठीक है। अब अपन ने लास्ट बात कर रहे हैं अपन स्पेस टेक की। स्पेस टेक के अंदर सबसे बढ़िया एक सेक्शन आता है अंतरिक्ष की कक्षाएं। एक सेक्शन होता है अंतरिक्ष की कक्षा, स्पेस की ऑर्बिट। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आज अंतरिक्ष की कक्षाओं को लेके कि अंतरिक्ष की कक्षा क्या है उनको लेके। अंतरिक्ष की कक्षा कि साहब अंतरिक्ष की कक्षा जो है वो क्या होती है, कक्षा कैसे काम करती है कक्षा, उन सब को लेके अपन आज चर्चा करने वाले हैं कि अंतरिक्ष की कक्षा क्या है। तो बेटा ध्यान से सुनना, अंतरिक्ष की कक्षा की मैं बात करता हूं जब, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि पृथ्वी क्या है। तो बेटा देखो, ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, और ये जब वायुमंडल खत्म होता है तो वहां से स्टार्ट होती है स्पेस की। ध्यान रखना कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, और वायुमंडल की समाप्ति अंतरिक्ष की शुरुआत है। कि जैसे ही वायुमंडल खत्म होगा उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। कि भाई वायुमंडल खत्म, अब स्टार्टिंग किसकी, अंतरिक्ष की हो गई। चलो बढ़िया है। अच्छा अब सुनो, अब अंतरिक्ष को भी कई भागों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है, और वो भागों को ही किस नाम से जाना गया है, कक्षा के नाम से जाना गया है। बस यही बात हमें करनी कि अंतरिक्ष पृथ्वी के चारों वायुमंडल, वायुमंडल से हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी इन्वायरमेंट का पार्ट है, इन्वायरमेंट में देखेंगे। और वायुमंडल की जैसे ही समाप्ति होती है उसके बाद क्या आ जाता है, अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष को जितने ही भागों में बांटा गया है उन्हीं भागों को हमने क्या नाम दिया है, कचरा नाम दिया। कि अंतरिक्ष का क्या कहते हैं उनको, सॉरी कक्षा कहते हैं उनको, अंतरिक्ष कक्षा के नाम से जाना है। चलो अच्छी बात है, अब आगे देखते हैं इसके अंदर। अब हम चर्चा करेंगे स्पेस की कक्षाएं क्या हैं। ये लो साहब, ये प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लगा दिया है कि साहब ये क्या है। चलो बात करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। कक्षा क्या है, सबसे पहले उस चीज को समझना। कक्षा किसे कहते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कक्षा का, ऑर्बिट का। तो बेटा देखो, ये कोई बिंदु है, अब इस बिंदु के चारों ओर नियत रूप से रेगुलर, मतलब कंटिन्यू रिपीटिंग चक्कर लगता है, कंटिन्यू हो रहा है और कांस्टेंट हो रहा है, मतलब लगातार यही चीज बनी रही है सर्किल में। अब ये कक्षा है, इस कक्षा में कोई माना कि इसके चक्कर लगाता है, जैसे ये तो ये कोई है, ये इसमें चक्कर लगाता रहता है, इस कक्ष में रोज लगाता है। अब जैसे ये एक बिंदु है, इस बिंदु के इर्द गिर्द नियत रूप से लगातार, नियत रूप से रिपीटिंग हो रही है, रिपीटिंग लगातार रिपीटिंग हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, कक्षा। इसे क्या कहते हैं, कक्षा। कि किसी बिंदु के चारों ओर नियत वेग से लगातार कोई यदि चक्कर लगाता है उसे हम कक्षा कहते हैं। और कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह भी कह सकते हैं और उपग्रह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, उन्हें हम ग्रह भी नाम दे सकते हैं, उन्हें हम उपग्रह भी नाम दे सकते हैं। बस चक्कर बरसते किसमें लगना चाहिए, कक्षा में यदि चक्कर लग रहा है तो उन्हें ग्रह या उपग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। ये बात आपको क्लियरली ध्यान रखनी है कि साहब उसको हम नाम क्या दे देंगे, ग्रह नाम दे दिया या उसको हमने उपग्रह नाम दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। उनको हम क्या कह सकते हैं, ग्रह और उपग्रह कह सकते हैं। बस तो ये हो गई कक्षा। अब ध्यान रखना, अगर किसी बिंदु के चारों ओर जब चक्कर लगता है, या चाहे चाहे एस्ट्रोसैट हो या खगोलीय पिंड हो, वो जो चक्कर लगाता है, या तो वो चक्कर लगाता है वृत्ताकार, या वो चक्कर लगाता है अंडाकार। अंडाकार
या तो चक्कर लगेगा वृत्ताकार या चक्कर लगेगा अंडाकार, ध्यान रखना, या तो सर्किल में लगेगा या वो वृत्ताकार होगा, या तो साइकिल जो होगा वो वृत्ताकार होगा या साइकिल अंडाकार होगा। इन चीज को आप डायरेक्टली ध्यान रखना। तो वृत्ताकार अंडाकार दोनों पहलू एक साथ जुड़ गए। ठीक है मेरे भाई, ये बात आप ध्यान रखना कि एक तो वृत्ताकार है और एक क्या है दोस्तों, अंडाकार है। तो इस खगोलीय हो, पिंड हो, चाहे कुछ भी हो, वो इसी जगह चक्कर लगाएंगे। खगोलीय पिंड हो या फिर कोई उपग्रह हो, वो इसी तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, तो कक्षा क्या हुई कि किसी बिंदु के चारों ओर किसी ग्रह का, उपग्रह का, खगोलीय पिंड का चक्कर लगाना नियत रूप से, वो क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है। और कक्षा में ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं, और ये चक्कर जो होते हैं या तो वृत्ताकार होंगे या अंडाकार होंगे। तो कहा बात किसकी हो गई, क्लियरली कक्षा की हो गई। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि अंतरिक्ष को कितने भागों में बांटा गया। अब अंतरिक्ष को वैसे जो अंतरिक्ष की कक्षा है वो 3 ही मानी जाती है, 3 ही कक्षा मानी जाती है बेसिकली। लेकिन हम यहाँ इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें छोटी सी चीज़ भी अलग कर देंगे तो उसे ज़्यादा सही रहेगा, सहूलियत रहती है। तो हम यहाँ अंतरिक्ष को थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव लेते हैं। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से 400 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 20,200 किलोमीटर और एक है 36,000 किलोमीटर। ये लो साहब, ऐसे मैंने मान दिया। वैसे ये होता भी नहीं है, ये 400 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। मतलब साइंटिफिकली अगर हम बात करें, बहुत डेप्थ में जाएंगे तब ये चीज़ मिलेगी, अदरवाइज इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। कुछ बुक्स के अंदर, कुछ गाइड के अंदर तो दे भी नहीं रखा है इसको। ये एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये 400 किलोमीटर, इसको समझना थोड़ा सा। ये 4 कक्षाएं बेटा, इसको नाम देते हैं नियर अर्थ ऑर्बिट, इसको नाम देते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, इसको नाम देते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसको नाम देते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट या जीईओ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये कक्षा है। ये जो डेटा है वो किलोमीटर में है, इस बात को ध्यान रखना कि ये जो सारा का सारा है वो किलोमीटर में है, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, 400 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 20,200 किलोमीटर और अंतिम कौन सा है दोस्तों, 36,000 किलोमीटर। चल अब बेटा बात ये आती है, आप ध्यान सुनना, एक शब्द पढ़ा होगा आपने, आवर्तकाल। आपने पढ़ाई करी होगी अच्छे से फिजिक्स में, तब ये पढ़ते हो आप। एक शब्द होता है आवर्तकाल। और जब मैं आवर्तकाल की बात करता हूं बेटा, तो आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर पूरा कितने समय में हुआ। जैसे 1 घंटे में हुआ, एक चक्कर 1 घंटे में पूरा हुआ, तो ये इसका क्या है, आवर्तकाल। जैसे आप ऐसे माने, आप घर से मार्केट गए और मार्केट से वापस घर आए, तो आपका आवर्तकाल क्या हुआ। तो आप आधा घंटे जाने में लगा, आधा घंटे आने में आपको लगा, तो 1 घंटा लग गया, पर चक्कर कितने पूरे हो गए, 1। तो एक चक्कर पूरा हुआ, एक तो चक्कर पूरा हो गया और 1 घंटा लग गया, तो मतलब आपका आवर्तकाल कितना है, 1 घंटा। ऐसे ही पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का जो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो इसका आवर्तकाल कितने घंटा होता है, 24 घंटे। कितने घंटे होता है मेरे भाई, 24 घंटे होता है। इस बात को ध्यान रखना। कितने घंटे हो गया, 24 घंटे। ये बात आपकी क्लियरली समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां से ऊपर जब जाते हैं नियर अर्थ ऑर्बिट में, तो इस कक्षा का जो आवर्तकाल है बेटा, वो होता है 0 हॉर। कितना हॉर होता है, 0। मतलब अगर इस ऑर्बिट में कुछ छोड़ेंगे तो वो चक्कर नहीं काटता, वो स्थिर ही रहता है। इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद यदि मैं लो अर्थ ऑर्बिट 900 किलोमीटर पे जाता हूं, ध्यान सुनना, अगर मैं लो अर्थ ऑर्बिट यदि 900 किलोमीटर पे जाता हूं, तो इस कक्षा का जो आवर्तकाल है वो होता है 85 से 90 मिनट। ध्यान रखना, कितना होता है, 85 से 90 मिनट। ये मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूं। और यदि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जाता हूं, तो इस कक्षा का आवर्तकाल होता है 12 घंटे। और इस कक्षा में जाता हूं, तो इस कक्षा का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। ये लो साहब, बात आई समझ कि यदि पृथ्वी से 400 किलोमीटर पे यदि कुछ छोड़ा गया तो वो घूमेगा नहीं, वहीं पड़ा रहेगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर पृथ्वी से 900 किलोमीटर की चारों तरफ ऐसे घेरा कर देंगे ऊपर की तरफ, ऊपर 9, पृथ्वी से 900 किलोमीटर,
तो वहाँ अगर आपने कोई पिंड छोड़ा तो 85 से 90 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देगा। यदि 20,200 पर छोड़ा तो वो एक चक्कर 12 घंटे में पूरा कर देगा, ठीक है। और यदि आपने 36,000 किलोमीटर पर छोड़ा तो वो एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करेगा। मतलब जैसे पृथ्वी घूमेगी ऐसे वो घूमेगी, ठीक, ये बात भी सही होगी। चलो अब एक चीज आप समझना, इसको जीईओ क्यों कहते हैं? इसको जियो स्टेशनरी या इसको हिंदी में नाम देते हैं भूस्थिर या जीएसओ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, भूतलकाली भी कहते हैं इसको। क्योंकि पृथ्वी का आवर्तकाल और 36,000 की कक्षा का आवर्तकाल जो है दोनों का बराबर है। इस आवर्तकाल में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जो आवर्तकाल है बेटा, इस आवर्तकाल में कोई अंतर नहीं है। आपको दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल भी ये समान है, मतलब कोई आवर्तकाल है ही नहीं। मतलब दोनों समान समय में घूम रहे हैं। पृथ्वी भी 24 घंटे लगा रही है तो ये कक्षा भी कितने घंटे लगा रही है दोस्तों? 24 घंटे अपने पूरे लगा रही है, तो मतलब बराबर हो। अच्छा, अब इनके बारे में और भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, तो वो जानो। और मैं चीज़ें बताऊंगा बहुत डिटेल में बेटा। ये जो 400 किलोमीटर पे है, यहाँ पर प्रायोगिक उपग्रह छोड़े जाते हैं जिनका कोई मतलब होता नहीं है, प्रैक्टिकल सैटेलाइट। 900 किलोमीटर पे जो चीज़ होती है वो मैं आपको बता दूं, सुदूर संवेदन उपग्रह होते हैं। अपन चर्चा करेंगे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे भी कि सुदूर संवेदन उपग्रह कौन से होते हैं, सुदूर संवेदन उपग्रह। और जब मैं 20,200 किलोमीटर की बात करता हूँ, 20,200 की, तो यहाँ पर नेविगेशन के छोड़े जाते हैं, मतलब जीपीएस वगैरह। और जब मैं 36,000 की बात करता हूँ तो यहाँ पर कौन से छोड़े जाते हैं? संचार के छोड़े जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि संचार के उपग्रह कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पे? 36,000 पे। अब आपकी चीज़ें बहुत क्लियर होती जाएंगी। नेविगेशन मतलब जीपीएस जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एरो लगा के, जीपीएस। जीपीएस जो है ये नेविगेशन का है तो 20,200 पर। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं जो कितने पे छोड़े जाते हैं? 900 किलोमीटर पर। ये बात आपको ध्यान रखनी। आवर्तकाल इनको पता है आपको, 900 किलोमीटर का 85 से 90 मिनट है, 20,200 संचार, ये 24 किलोमीटर है इस तरह। अब काफ़ी बार क्या होता है कि वो चक्रों की संख्या पूछता है। वो कहता है कि एक सुदूर संवेदन उपग्रह वो 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया तो पूरे दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर पूरा कर देगा? ऐसा क्वेश्चन वहां आता है। अब ये मामला अड़ जाएगा फिर मोटा, वहां आपकी मोटी अटक जाएगी कि साहब ये क्या मामला है, कि साहब वो कैसे तो घूमेगा, क्या ये बता रहा है। तो अब सुनो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आएगा ऐसे, एक सुदूर संवेदन उपग्रह पूरे दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर करता है? चक्कर करता है। एक सुदूर संवेदन उपग्रह पूरे दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर करता है? अब आप मुझे बताओ, सुदूर संवेदन उपग्रह कौन सी कक्षा में छोड़े जाते हैं? 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं बेटा। इस कक्षा का जो आवर्तकाल है वो कितना होता है? 85 से 90 मिनट, यही होता है। ये लो साहब, दो चीज़ है। एक और अच्छी बात मैं बता दूं, मैं यहीं के साथ में इसके साथ में ये लॉ अर्थ ऑर्बिट को भी कंप्लीट कर दूंगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन के साथ में मैं ये लॉ अर्थ ऑर्बिट, अभी ऑर्बिटन की बात कर रहे थे ना, तो अपन मैंने कहा कि मेन तो 3 ही होती हैं, तो लॉ अर्थ ऑर्बिट पहली ऑर्बिट है, इसी के साथ क्वेश्चन भी इंक्लूड कर देता हूँ। लॉ अर्थ ऑर्बिट जो है ये 900 किलोमीटर की है, 85 से 90 मिनट इसका आवर्तकाल होता है। और एक बात ध्यान रखना, इस कक्षा को ही बोला जाता है ध्रुवीय कक्षा। इसी कक्षा को बोला जाता है, कौन सी कक्षा दोस्तों? ध्रुवीय कक्षा बोला जाता है। और इसके लिए मुख्यतः कौन सा रॉकेट प्रयोग करते हैं? पीएसएलवी। कौन सा रॉकेट प्रयोग करते हैं दोस्तों? पीएसएलवी रॉकेट प्रयोग करते हैं। अच्छा,
और इसमें कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं? सुदूर संवेदन के, सुदूर संवेदन के उपग्रह छोड़े जाते हैं, रिमोट सेंसिंग के। अब ये जो रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट है ना, ये हमें क्या देते हैं? जैसे नाम बताओ रिमोट सेंसिंग के कौन कौन से सैटेलाइट हैं? जैसे रीसेट, रीसेट, कार्टोसेट, ओशियन सेट, ये इसके नाम है। रीसेट, कार्टोसेट, ओशियन सेट, ये इसके नाम है, ठीक है। जुगनू, ये इनके क्या है दोस्तों? नाम है। ये बात आपको क्लियरली ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। अब ये देखो सुदूर संवेदन के उपग्रह। अब क्वेश्चन आया कि पूरे दिन में कितने चक्कर कर रहा है, ये क्वेश्चन आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों का? आप मुझे बताओ पृथ्वी का आवर्तकाल कितने घंटे है? 24 घंटे। लिख दो यहाँ 24, लिख दिया बेटा। अच्छा, एक चक्कर कि 24 मिनट में है तो नीचे रखेंगे और डायरेक्ट रख दिया 90 मिनट। नीचे तो रख दिया, ऊपर तो पृथ्वी का आवर्तकाल, नीचे कक्षा का आवर्तकाल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। 0 से 0, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 8 बार, तो 8 दूनी 16। तो टोटल यदि चक्कर होंगे तो कितने होंगे मेरे भाई? 16 चक्कर। अगर 85 से 90 मिनट है ना, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाता है ना बेटा, वो जाता है 15 से 16 चक्कर। कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? 15 से 16 चक्कर। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना कि जो लियो अर्थ ऑर्बिट है इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको सारी चीज डिटेल में ध्यान होना। पहली चीज, ये 900 किलोमीटर की कक्षा है, इसका आवर्तन काल 85 से 90 मिनट होता है, मतलब इसमें एक चक्कर कितने दिन पूरा हो जाएगा? अच्छा, इसको ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं। ध्रुवीय कक्षा के लिए कौन सा सैटेलाइट रॉकेट प्रयोग करते हैं? PSLV। इस कक्षा में कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं? सुदूर संवेदन, जैसे रीसेट, कार्टोसेट, ओशियन सेट। मैं बताऊंगा काम क्या है, एक एक इनको भी पढ़ेंगे, इनको भी क्लासिफाइड कर करके पढ़ेंगे यार, काहे को घबरा रहे हो। अब अगर आपसे पूछे कि एक सुदूर संवेदन उपग्रह पूरे दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है, तो आपने क्या किया? ऊपर पृथ्वी का आवर्तकाल, नीचे उपग्रह का आवर्तकाल, चक्करों की संख्या निकाल दी, आंसर दे दिया 15 से 16। ऐसे मतलब एकदम फुल डिटेल्ड, कुछ छूटना ही नहीं चाहिए। मतलब मैं ये चाहता हूं कि एक भी लाइन इसके अंदर से ना छूटे, हमें सब कुछ पता होना चाहिए फुल डिटेल में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमें सब आना चाहिए कि साहब ये चीज़ कैसे है, सब कुछ पता होना चाहिए, तब तो हम जीत पाएंगे, अदरवाइज हम जीत नहीं पाएंगे सिस्टम से। बात क्लियर होगी? इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो ये बात क्लियर, कोई दिक्कत? कोई नहीं। चलो अगला, दूसरी ऑर्बिट है, देखो मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट कौन सी है दोस्तों? मीडियम अर्थ ऑर्बिट की अपन बात करें कि साहब मीडियम अर्थ ऑर्बिट कौन सी है, तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, दूसरी वाली। अब देखो नंबर 1 पॉइंट, 20,200 किलोमीटर तक की कक्षा, पहली लाइन तो आ गई। दूसरा, कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं? नेविगेशन के, नेविगेशन के उपग्रह इसमें छोड़े जाते हैं। जैसे आपकी मैं बात करूं GPS, ग्लोनास। भारत के संदर्भ में मैं बात अलग करूंगा, है ना, भारत के संदर्भ में मैं अलग बात करूंगा, वो एक अलग बात है कि भारत ने कहाँ छोड़े, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंपास, ये ऐसे आपको नाम दिए। इसके बाद ये 3 चीज हो गई, 2 चीज हो गई, एक तो 20,200 किलोमीटर, एक नेविगेशन। अच्छा, अब इसकी बात आती है आवर्तकाल की बेटा। इसका जो आवर्तकाल है वो है 12 घंटे का। कितने घंटे का है मेरे भाई? आवर्तकाल 12 घंटे का। मतलब एक सैटेलाइट जो है वो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। 12 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर देगा मेरे भाई, ध्यान सुनना कि वो अपना एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करेगा? 12 घंटे में। तो बात को समझना, जब वो 12 घंटे में पूरा कर रहा है तो आप इस चीज़ को यहाँ समझें कि अब पूरे दिन में तो 12 तो नीचे आएगा, 24 ऊपर जाएगा, चक्कर की संख्या कितनी आएगी? 2। तो ये जो नेविगेशन है, ये GPS ग्लोनास जो है, ये पूरे दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर काटते हैं? 2। कितने चक्कर लगाते हैं मेरे भाई? एक ही 12 घंटे में हो रहा है तो 24 घंटे में एटलीस्ट कितने हो पाएंगे? 2 ही तो हो पाएंगे 24 घंटे में। अब 24 घंटे में ये तो है नहीं कि 2-4 हज़ार कर देगा, ये एक ही 12 घंटे में कर रहा है, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो कैलकुलेट होके वो डिस्कनेक्ट हो जाता है।
तो पूरे चक्कर कितने काटे इसने? 2 चक्कर काटे। कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ भी हमारे क्लियर हो गई। चलो अगले बिंदु पर हम चलते हैं। अगले बिंदु पे चलते हैं। ये दूसरी ऑर्बिट हो गई। तो चलो तीसरा है हाई अर्थ ऑर्बिट, GOO, GSO। 3-4 नाम है इसके, मैं बताऊंगा इसका नाम इस तरीके से क्यों है। हाई अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है बेटा, 35,786 है इसकी। वैसे एक्चुअली अगर हम बात करें तो 35,786 किलोमीटर है, तो उसको हम 36,000 मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। किलोमीटर की ऊंचाई है ब्रैकेट में 35,786 किलोमीटर। कुछ लोग बुद्धिजीवी होंगे तो दिमाग लगाएंगे फिर कि ये तो गलत लिख दिया साहब ने, थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो ज़्यादा मैंने कहाँ बढ़ाया, मैंने ये मान लो 14 किलोमीटर तो यहाँ बढ़ाया, 214 किलोमीटर तो ज़्यादा लिखा, तो एक फिगर आउट हो जाता है बेटा। चलो ठीक है साहब, ये बात भी होगी। इस कक्षा में कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं? संचार उपग्रह। संचार के या दूसरे होते हैं मौसम संबंधी उपग्रह। कि जो मौसम संबंधी उपग्रह होते हैं, मेटसेट के जो सैटेलाइट होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा इनसैट, इनसैट श्रृंखला, या आपने नाम सुना होगा जीसैट श्रृंखला। ध्यान रखना, संचार उपग्रहों की एक पहचान है। आपको पता नहीं लिखेगा वहाँ पर कि संचार का उपग्रह, वहाँ सिर्फ आपको ये 2 शब्द मिलेंगे, या तो आपको वहाँ पर मिलेगा इनसैट या वो आपको वहाँ पर मिलेगा जीसैट। इन इनसैट और जीसैट से आपको समझ जाना है कि ये सैटेलाइट किसका है? संचार का है। ये कम्युनिकेशन का सैटेलाइट है। जहाँ पर इनसैट लिखा मिल जाए या जहाँ पर जीसैट लिखा मिल जाए, आपको वहाँ कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा सीधा पहचान जाना है कि इनसैट और बात किसकी कर रहा है? जीसैट मतलब संचार की बेटा। और मौसम की बात कर रहा है, इसका मतलब वो बात कर रहा है मेटसेट की। वो किसकी बात कर रहा है दोस्तों? मेटसेट की बात कर रहा है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 36,000 के ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस कक्षा का जो आवर्तकाल है वो कितने घंटा है मेरे भाई? 24 घंटा है। इसको लेके अपन अभी चर्चा करते हैं। अब आओ मेरे पास, अब मैं इसको सारी को क्लासिफाइड करूंगा। देखो, पृथ्वी इस कक्षा का मतलब 24 घंटा इसका आवर्तकाल है। पृथ्वी का आवर्तकाल भी कितना है? 24 घंटा। ये पृथ्वी का है और ये सैटेलाइट का है, ये संचार उपग्रहों का है। सही है, ये बात हो गई बेटा। पृथ्वी उसका संचार उपग्रह का 24 घंटे और इधर पृथ्वी का 24 घंटे लिख दिया। इसमें कोई आफत है नहीं है कि है तो बताओ? कोई आफत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें समस्या होगी। चलो देखते हैं इसमें। अब ये 24 वो भी 24, दोनों 24-24 हो गया। इसीलिए इस 36,000 वाली कक्षा को कहते हैं भूस्थिर कक्षा। भूस्थिर कक्षा, क्योंकि इसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल क्या है? समान है, इसलिए इस कक्षा को भूस्थिर कक्षा के नाम से काउंट किया जाता है। इसलिए इस कक्षा को भूस्थिर कक्षा के नाम से ही काउंट किया जाता है, क्योंकि इसका भी आवर्तकाल और आवर्तकाल समान है। आवर्तकाल समान है, मैं लिख देता हूं बेटा, आवर्तकाल समान है ना। अब खुश, अब बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। देखो अब इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं है, बिल्कुल हमने आपको बेसिक से दिया है चीज़ें। तो आवर्तकाल बिल्कुल क्या है दोस्तों? समान है। आवर्तकाल समान है तो टेंशन वाली कोई दिक्कत नहीं। आवर्तकाल समान है तो फिर ये सारी चीज़ें समान हो गई, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई, ये बात हो गई मेरे भाई, आवर्तकाल समान हो गया। आवर्तकाल समान है तो भूस्थिर कक्षा हो गई, जैसे पृथ्वी घूमती है ऐसे ये घूम रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, इसीलिए संचार के जो उपग्रह होते हैं उनको हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो वो हमें स्थिर दिखाई देते हैं। और 36,000 किलोमीटर से यदि हम पृथ्वी पर देखते हैं तो पृथ्वी भी हमें कैसी दिखाई देती है दोस्तों? पृथ्वी पर खड़ा आदमी भी हमें कैसा दिखाई देगा? स्थिर दिखाई देगा। इस बात को आप जान लेना। ये इसलिए तो होता है कि आवर्तकाल समान है, इसलिए ये 36,000 किलोमीटर है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ये खड़ा है और ये पृथ्वी है, तो इसको यहाँ पर
कोई भी वस्तु है, ये आदमी खड़ा है, मतलब ये लड़का है, ये लड़की है, तो उसको ये दिखेगा, तो ये इसको किस किस फेस में दिखता है, स्थिर दिखता है। कैसे दिखेगा मेरे भाई, स्थिर दिखेगा, क्योंकि आवर्तकाल क्या है इनका, समान है, तो इसलिए वो क्या दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा। मतलब जितना वेग इसका है इतना ही वेग इसका है, क्योंकि समान ड्यूरेशन है, तो कोई बड़ी इशू नहीं। तो ये बात इधर इंक्लूड हो जाती है कि मतलब यहाँ कोई आपत्ति वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, सेम टाइम पे काम हो रहा है चीज़ों का, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये हो गई भूस्थिर कक्षा। और ध्यान रखना, इन कक्षा के लिए मुख्यतः कौन से रॉकेट का प्रयोग करते हैं, जीएसएलवी का। ये जीएसएलवी जो रॉकेट होता है, क्योंकि संचार के उपग्रह या मौसम के जो उपग्रह होते हैं, ये वजन में बड़े भारी होते हैं, और वजन में जब भारी होते हैं तो इनको अधिक दूरी तक ले जाने के लिए जो प्रयोग करते हैं हम जीएसएलवी का प्रयोग करते हैं कि साहब अधिक दूरी तक ले जाना है तो प्रयोग करो किसका, जीएसएलवी का, तो वो आसानी से दूर तक भी जाएगा, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है कि दूरी तक भी चला जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो इसलिए जीएसएलवी रॉकेट का हम प्रयोग करते हैं कि साहब अधिक दूरी तक ये इसको पहुंचा देता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसको पहुंचाने में। ठीक है, तो ये होता है जीएसएलवी के परिप्रेक्ष्य में बात। तो ये जीएसएलवी लेके जाता है। अब इसमें मैंने एक शब्द और लिखा, ये तो हो गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जीईओ का मतलब है। तो साहब जीएसओ भी क्या होता है, अब मैं आपको समझाऊंगा भूस्थिर और भूतुल्यकाली वाली बात। अब इधर आ जाओ थोड़ा सा ध्यान में, अब ध्यान से सुनना। एक्सिस ऑफ रोटेशन कक्षा ऐसे होती है, दिखे कुछ, देखिए साहब, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अक्ष के चारों ओर चक्कर काटते हैं उसको कहते हैं, समझो। ये तो खत्म हो जाता है। ये जो कक्षा है ना, ये वाली, ये है भूस्थिर कक्षा। ये कौन सी है, भूस्थिर। और ये जो कक्षा है, ये कौन सी है, भूतुल्यकाली। ये बात ध्यान रखना कि इस कक्षा को तो कहते हैं भूस्थिर कक्षा, और इस कक्षा को, ये तो भूस्थिर कक्षा है, और ये कक्षा कौन सी है दोस्तों, ये भूतुल्यकाली कक्षा है। कि ये जो भूस्थिर कक्षा है, ध्यान सुनना, अगर इस तरीके से सैटेलाइट छोड़ा गया इस कक्षा में, तो वो गया तो 36,000 पे, बात तो 36,000 की कर रहा हूं मैं, बात तो मैं कितने हजार की कर रहा हूं, 36,000 किलोमीटर की कर रहा हूं। पर इसमें भी दो तरीके से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, एक तो छोड़े जाते हैं भूस्थिर, जैसे पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व जो भी है, और एक होते हैं भूतुल्यकाली, मतलब ये नॉर्थ और साउथ माने तो जैसे कह सकते हैं साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ऐसे बात करें तो इसके बीच में जो रहता है वो भूतुल्यकाली रहता है और ये भूस्थिर रहता है। अब एक बात और ध्यान रखना, जो डीटीएच वगैरह के जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, होते तो वो भी संचार के ही है। जो डीटीएच वगैरह के जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं ना, वो कौन सी कक्षा में होते हैं, वो भूतुल्यकाली में। डीटीएच उपग्रह भूतुल्यकाली, इसीलिए डीटीएच क्या होती है, स्थिर होती है। इसलिए डीटीएच वगैरह क्या होते हैं मेरे भाई, स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं एक कोण पर। इनका एक कोण क्या होता है, परमानेंट होता है, और उसी कोण पर वो फिक्स रहते हैं, उसमें कोई फिर बार बार फेरबदल नहीं होता, कि जो कोण है वो स्थिर ही रहेगा, उस कोण पर कोई फेरबदल नहीं है, उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। ये जो कोण है इस पर फिक्स रहेगा और इस कोण पर कोई परिवर्तन नहीं करना हमें, ये जो कोण फिक्स है। क्योंकि अगर इसमें छोड़ते तो दिक्कत होती, उसमें छोड़ा तो बार बार कोण को बदलने की जरूरत नहीं होती, वो जहाँ रहता है वैसे के वैसे एच डी लगा रहता है। इसलिए डीटीएच वगैरह का मुंह जो है सबका एक ही डायरेक्शन में होता है। ऐसा कभी नहीं है कि साहब किसी की डीटीएच का मुंह दक्षिण की तरफ हो, किसी का, वो लोकेशन पर डिपेंड करता है, वो एक अलग बात है। जैसे साउथ में अलग होगा, नॉर्थ में अलग होगा बात, लेकिन वो रहेंगे फिक्स ही, उसमें वेरिएबल नहीं हो सकता कि जैसे एक ही जगह दोनों डिश लगी दोनों में अंतर हो, बिल्कुल नहीं, वो कोण फिक्स रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये कोण
परमानेंट है, तो ये बात भी इस तरीके से हो जाती है। तो भूस्थिर और भूतुल्यकाली ये दोनों चीज़ें भी क्लियर हो जाती है। तो ये जो बातें हैं वो अंतरिक्ष की ऑर्बिट को लेके है। ठीक है बेटा। ये है अंतरिक्ष की ऑर्बिट को लेके। इसके अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक आता है, उसको मैं चर्चा कर लेता हूँ आपसे, यहीं पे चर्चा कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है बेटा। वो रहता है, आपको मैं बता दूं कि वो जो है वो है कि स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष का कचरा। स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष का कचरा। ये अंतरिक्ष का कचरा क्या है इसको समझो। ये कचरा क्या होता है, कैसे कचरा होता है, इसको आप समझो थोड़ा सा। कचरा क्या है, देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं। अंतरिक्ष के अंदर कचरा कहाँ से आया? जैसे हमने रॉकेट छोड़ा, सैटेलाइट छोड़े, ये जब अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं, ये जब पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाते हैं तो ये वापस नहीं आते। तो ये क्या है, वहाँ अटक जाते हैं अंतरिक्ष के अंदर। तो अंतरिक्ष के अंदर क्या है, इनके नट बोल्ट होते हैं, इनका कोई पार्ट्स होता है, उस पार्ट्स वहाँ पर अटक जाते हैं, वो वहाँ जम जाते हैं पार्ट्स, फिर वो बबंडर करते हैं वहाँ पर, ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं चीज़। अब वो क्या होता है कि लगातार यदि हम ऐसे सैटेलाइट छोड़ेंगे तो एक दिन वो फुल हो जाएगा यार अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष में कचरा हो जाएगा। अब लोग कहें कि साहब अंतरिक्ष तो बहुत बड़ा है, अंतरिक्ष में क्या दिक्कत है? अंतरिक्ष तो बहुत बड़ा है, अंतरिक्ष के साथ तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती साहब, बहुत बड़ा है अंतरिक्ष। बिल्कुल आपकी भी बात सही है कि अंतरिक्ष तो बहुत बड़ा है, पर लेकिन कितना भी बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, लेकिन उसमें यार लगातार चीज़ें होंगी तो फिर कहीं ना कहीं टकराएंगे ना। वो तो जगह तो फिक्स है जिसमें सैटेलाइट छोड़े जाएंगे। भाई जैसे ये कक्षा है, ये 36,000 वाली ऑर्बिट है, तो ये जब 36,000 वाली ऑर्बिट है तो इसका ये फिक्स है ना यार। इसी जगह छोड़ोगे सैटेलाइट तो आप काम के, तो या तो आप यहाँ छोड़ो या यहाँ छोड़ो या यहाँ छोड़ो या यहाँ छोड़ो या यहाँ छोड़ो। सब बात तो आपकी भी सही है कि एक निश्चित ही होगी सारी चीज़ें, कि कोई एक फिक्स जगह पर तो छोड़ेंगे इनको, और जाहिर सी बात है कि फिक्स जगह पर जाएंगे तो चीज़ों में फेरबदल तो होगा। चलो कोई बात, अपन बात करते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, तो एक फिक्स है कि साहब ऐसे तो ये फुल हो जाएगा, और इसके अंदर जो फुल हो गया तो फिर वही क्या है, कचरा है। ये यदि फुल हुआ तो यही क्या है दोस्तों, कचरा है। फुल होना ही क्या है दोस्तों, कचरा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है साहब? कचरा हो गया तो फिर इसके लिए अपन क्या करेंगे, मतलब अपने पास क्या ऑप्शंस हैं कि अपन इसको बहुत अपर लेवल पे जाके कर सकते। क्या है अंतरिक्ष का? तो जाहिर सी बात है कि खराब सैटेलाइट का या निष्क्रिय सैटेलाइट का, जो डीएक्टिवेट मतलब काम नहीं कर रहे वो सैटेलाइट, रॉकेट या सैटेलाइट के नट बोल्ट या पुर्जे जो होते हैं वो अंतरिक्ष के अंदर रह जाते हैं, और वो उसके अंदर क्या करते हैं, कचरा बनाने का काम करते हैं। कचरा है, वही अंतरिक्ष का कचरा है। चलो अब इस कचरे को क्या क्या इसके बारे में धारणा आई, इसको लेके नासा ने 2 बार चर्चा की। एक तो बिग स्काई थ्योरी आई, इसको लेके मैं आपको बता दूं, बिग स्काई थ्योरी ये भी पूछ ले। देखो मैं कह नहीं सकता कि बड़े लेवल पे जब बात आती है सिविल में तो ये चीज़ पूछी भी जा सकती है आपसे। बिग स्काई थ्योरी एक आई थी, केसलर सिंड्रोम थ्योरी, केसलर सिंड्रोम एक शब्द आया था इसमें, और एक आई थी ग्रेवयार्ड की थ्योरी। थ्योरी मतलब, थ्योरी मतलब सिद्धांत। ये 3 शब्द इसके अंदर आए, बिग स्काई थ्योरी, केसलर सिंड्रोम और ग्रेवयार्ड की थ्योरी। और ये ज़्यादातर नासा के ही वैज्ञानिक थे। ऐसे अपन तो नासा को भी छोड़ दें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा रिसर्च नासा ने किया था, इसलिए मैंने नासा का नाम आपके लिए ले लिया, है ना। ये तीनों साइंटिस्ट थे, इनके दिमाग में अलग अलग चीज़ आई लोगों के दिमाग में। एक ने दिया बिग स्काई थ्योरी। अब अंतरिक्ष से कचरे से रिलेटेड है तीनों शब्द। अब जैसे आपके ध्यान में तो जैसे केसलर सिंड्रोम आया, जैसे मैंने केसलर सिंड्रोम लिखा तो आधों की तो खोपड़ी खराब हो गई, तो बायोलॉजी में आता रहे मास्टर, बीमारी होती है सिंड्रोम का, और केसलर एक ऐसी बीमारी उसमें उल्टियाँ होती। ऐसे ऐसे शब्दों का हम प्रयोग भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग, हमारे दिमाग में कुछ भी आ सकता है। हमारे दिमाग में भी कचरा भरा ही हुआ है तो कचरा तो बाहर आना ही है।
उसको सही करने के लिए हमें चीज़ें बतानी पड़े, फिर उसके नियम बताएंगे। तो ये कचरा ही है। हमारे दिमाग में कचरा किस बात का है भाई? जैसे अंतरिक्ष भी भाई, हमारा दिमाग भी बहुत बड़ा है, इसकी मेमोरी बहुत बड़ी है, ऐसे अंतरिक्ष बड़ा है, तो हमारे दिमाग में कचरा, अरे यार उसने ऐसे कर दिया, वो उसको लेके भग गया, वो चली गई मेरी, इसका क्या करूँ, इसने ये कर दिया, अरे छोड़ो ना यार, वो कचरा है। तो ऐसे अंतरिक्ष में कचरा हो गया, तो उस कचरे को अलग अलग करने के क्या क्या उपाय है देखो। तो सबसे पहले आई बिग स्काई थ्योरी, फर्स्ट एफ बी और सी। तो फर्स्ट को देखते हैं कि बिग स्काई थ्योरी के अंदर क्या है। तो बिग स्काई थ्योरी का मतलब क्या था वो समझो। ठीक है, बिग स्काई थ्योरी, ये भी नासा के ही थे। मतलब इन्होंने ये कहा, कुछ वैज्ञानिक थे तीन चार, उन्होंने ये कहा, तीन चार वैज्ञानिकों ने मिलकर एक बात कही, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे मतलब, इन्होंने कहा कि अंतरिक्ष का कचरा जैसी कोई समस्या ही नहीं है। इन्होंने कहा देखो साहब, ये अंतरिक्ष है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ये पृथ्वी है, और बीच में एक शब्द आता है वायुमंडल। तो इन्होंने कहा कि देखो साहब, सीधी सी बात है कि अंतरिक्ष में माना कि कोई कचरा है, कोई नटबुल्ट है, ये कोई कचरा पड़ा हुआ है, तो ये कोई समस्या नहीं है, ये अंतरिक्ष से निकल के वायुमंडल में आएगा, और जब वायुमंडल में आएगा तो वायुमंडल में क्या होता है, धूल के कण होते हैं, तो मतलब इसके कारण क्या लगता है, इसमें घर्षण लगेगा, और घर्षण के कारण आग लग जाएगी, और आग के कारण ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगे, बीच में ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये लो साहब, ये इन्होंने कह दिया। बिग स्काई थ्योरी ये कहती है कि अंतरिक्ष से कचरा संबंधित कोई समस्या है ही नहीं। वो सिर्फ इन्होंने कहा कि जो कचरा है वो वहां से चलेगा, वो जो डेब्रिस है वो वहां से हटेगा इस कक्षा से, और वायुमंडल में आएगा, घर्षण लगेगा, आग लगेगी और नष्ट हो जाएगा। कल्पना चावला के साथ यही हुआ। कल्पना चावला जब अंतरिक्ष से वापस भारत आ रही थी कोलंबिया यान से, तो क्या हुआ, आपने देखा होगा रॉकेट आगे से नुकीला होता है, मैंने बताया था। वो जो नुकीला होता है वो इसीलिए नुकीला बनाया जाता है कि घर्षण कम लगे, कि ऊपर से घर्षण क्या लगे, कम लगे। हमेशा रॉकेट आगे से ऐसे होता है, नुकीला होता है ना, ऐसे मैंने बताया देखो, ऐसे ऐसे। तो ये नुकीला इसलिए बनाया जाता है कि घर्षण क्या लगे, कम। अब साहब कल्पना चावला के साथ यही समस्या हुई थी कि जब उसको ला रहे थे तो उसका वेग क्या कर दिया था, कम कर दिया था, और वेग जब कम हुआ तो उसके धूल के कण थे वायुमंडल में, वो क्या लग गया, उनके घर्षण, और घर्षण कण आग लग गई, कल्पना चावला मर गई, उसका काम तमाम हो गया, कल्पना चावला मर गई बेटा। तो ये चीज थी। तो ये बात उन्होंने कही कि साहब ये तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन साहब कभी बार क्या होता है कि बड़ा प्लेनेट, बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो घर्षण के कारण नष्ट नहीं होता और वो पृथ्वी पर आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा अपने महाराष्ट्र के पास एक जगह है, वहाँ पर गड्ढा हो गया, उल्कापिंड जैसी चीज़ आती है, वो इसलिए आती क्यों, नष्ट नहीं हो पाती। भारी उपकरण है तो वो तो आ जाएगा, तो भारी उपकरण आएगा, अगर पृथ्वी पर आ गया तो बड़ा नुकसान कर सकता है। इन लोगों ने इस बात को ऐसे ही खारिज सा कर दिया, और ये गलत बात थी, इन्होंने जो कही वो गलत बात है, ऐसा नहीं हो पाएगा। सब घर्षण वर्षण तो कहाँ से लगेगा, सब अंतरिक्ष में कोई चीज़ चलेगी तो वापस कैसे आएगी, बहुत सारी पहलू इसके अंदर आए, एक्सक्यूज दिए, और ये बात सही बिल्कुल नहीं हुई। चलो ठीक, ये बात हो गई बिग स्काई थ्योरी की। इसके बाद आया दूसरा साइंटिस्ट, समस्या है केसलर सिंड्रोम। तो इसमें एक नासा का वैज्ञानिक था, नासा का वैज्ञानिक था, और बात भी बहुत पुरानी है, 1978 की, डोनाल्ड जे केसलर, उसका नाम था डोनाल्ड जे केसलर, उसका नाम था दोस्तों डोनाल्ड जे केसलर। नासा का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है डोनाल्ड जे केसलर, ये इसका एक वैज्ञानिक है, नाम क्या है, डोनाल्ड जे केसलर, नाम हो गया। अच्छा, अब ये जो डोनाल्ड जे केसलर नामक वैज्ञानिक है, इसने कहा कि साहब देखो, यदि ये अंतरिक्ष है और ये पृथ्वी है, और यदि इस तरीके से उपग्रह छोड़े गए लगातार, आप नियत सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, तो ये जो सैटेलाइट है ना भाई, ये सैटेलाइट ऊपर है
और आप लगातार ऐसी तरीके से उपग्रह छोड़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक उपग्रह दूसरे उपग्रह से टकराएगा। मतलब नीचे से आप जब नया उपग्रह भेजोगे ना तो पुराना उपग्रह से टकराएगा और एक उपग्रह दूसरे को नष्ट कर देगा, और इस स्थिति में आप आगे भविष्य में उपग्रह नहीं छोड़ पाओगे, और भविष्य में उपग्रह नहीं छोड़ पाओगे तो ये समस्या है। इसी को तो कहते हैं अंतरिक्ष का कचरा। इसने बात सही कही, इसने बिल्कुल सही बात कही कि 1978 में ये बात कही इसने कि लगातार यदि आप सैटेलाइट छोड़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अंतरिक्ष में जगह ही नहीं बचेगी और अंतरिक्ष में आप उपग्रह नहीं छोड़ पाओगे। जब उपग्रह ही नहीं छोड़ पाओगे तब कैसे काम चलेगा? तो एक उपग्रह दूसरे उपग्रह को नष्ट कर देगा। इस स्थिति को कहते हैं केसलर सिंड्रोम। एक उपग्रह दूसरे उपग्रह को नष्ट करेगा। एक उपग्रह दूसरे उपग्रह को नष्ट कर देगा। नष्ट कर देगा। एक उपग्रह दूसरे उपग्रह को क्या कर देगा दोस्तों? नष्ट कर देगा। इस बात को ध्यान रखना, एक उपग्रह दूसरे उपग्रह को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? केसलर सिंड्रोम कहते हैं। और भविष्य में उपग्रह नहीं छोड़े जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं स्पेस इज नो स्पेस। इसलिए कहा जाता है स्पेस इज नो स्पेस, अंतरिक्ष में जगह ही नहीं है। इसलिए कहते हैं स्पेस इज नो स्पेस कि सब अंतरिक्ष में क्या है? जगह ही नहीं है, तो टेंशन ही खत्म हो गया। तो ये बात मेन होती है, को नष्ट कर देगा। ये बात आप ध्यान रखना। चलो ये बात हो गई अच्छे तरीके से। चलो ये बात इन्होंने कही, तो साहब इसका सॉल्यूशन क्या है कि उपग्रह मत छोड़ो। आपने देखा कोई पाकिस्तान उपग्रह नहीं छोड़ता। पाकिस्तान उपग्रह नहीं छोड़ता क्योंकि उसको पता है कि मैंने उपग्रह छोड़ा और गलती से किसी से भिड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसे मान लो पाकिस्तान यहाँ से छोड़ा और ये अमेरिका का है, इससे भिड़ गया तो अमेरिका धुआं निकाल देगा पाकिस्तान की। इसलिए अमेरिका कहता है ये फालतू के काम है, सेटेलाइट वेटेलाइट छोड़ना, मिसाइल विसाइल बनाओ, परमाणु बम बनाओ यार, आतंकवाद करो, तब तो चीज़ें बनती। ये बेकार के काम है। तो अंतरिक्ष में ज़्यादा उथल पुथल नहीं करता है, वो मस्त रहता है मस्ती में। आग लगने दो बस्ती में, वो वाला डायलॉग है ना। तो वो कहता है कि सेटेलाइट वेटेलाइट नहीं, आतंकवाद फैलाओ, मिसाइल बनाओ, बंदूक गोली हथ, वो सारे काम करे, लेकिन काम की बात वो बिल्कुल भी नहीं करता। उसको मतलब है कि इससे काम करा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, काम करना पड़ता है, तो वो कभी नहीं करता। उसको जरूरत सी महसूस नहीं होती इन चीज़ों की। ठीक है, तो ये केसलर सिंड्रोम हो गया। तो इसने भी कहा स्पेस इज नो स्पेस, अब अंतरिक्ष में साहब जगह नहीं है, अब दिक्कत वाली बात है। चलो अगला, तीसरा, ग्रेवयार्ड थ्योरी, यार्ड थ्योरी, ग्रेवयार्ड थ्योरी। इसके अंदर ये बताया गया कि ग्रेवयार्ड थ्योरी के अंदर ये कहा गया कि देखो साहब अंतरिक्ष में कचरा तो है, ये भी स्पेस की कक्षा है, ये दो स्पेस की कक्षा है, और साहब इसमें कचरा है, इसमें नो डाउट। ये मुख्य कक्षा है, ये वाली, ये मेन कक्षा है, और ये वेस्ट कक्षा है, इसका कोई काम नहीं है, मतलब छोड़ दिया, थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है। साहब बात ये है कि अब आपको पता है कि इसमें सेटेलाइट, मेन सेटेलाइट इसी में छोड़े जाते हैं। मेन सेटेलाइट साहब यहीं पर रहते हैं, ये रो साहब मेन सेटेलाइट के यहीं पे। अब आपको पता लग गया है कि साहब इस कक्षा का ये सेटेलाइट जो है अब ये 2 साल बाद काम करने बंद कर देगा, तो आप इस कक्षा से इस सेटेलाइट को उठा के इसमें डाल दो ना, साइड वाली कक्षा में ट्रांसफर कर दो। मतलब मेन कक्षा है उसमें से जो कचरा है उसको साइड में ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो। तो इस कक्षा में जब आ जाएगा तो ये कक्षा फुल नहीं होगी, नहीं होगी ना, मेन कक्षा फुल नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कक्षा फुल नहीं होगी तो आसानी से सेटेलाइट छोड़ सकते हैं। अब ये जो कक्षा है ना जिसमें आप सेटेलाइट छोड़ रहे हो, ये इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड कक्षा, या इसे कहते हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, उपग्रहों का कब्रिस्तान या अंतरिक्ष का कब्रिस्तान कहते हैं कि जिस कक्षा में उपग्रह छोड़े जाते हैं उसे मुख्य कक्षा बोला जाता है। यदि उससे निष्क्रिय जो नाकाम करने वाले उपग्रह हैं उनको हटाकर उस दूसरी कक्षा में स्थापित कर दिया जाए खराब हटने से पहले, तो उसे कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट या कब्रिस्तान, या उपग्रह अंतरिक्ष का कब्रिस्तान जो है इसको कहते हैं। तो ग्रेवयार्ड थ्योरी बिल्कुल सही है कि साहब ये तो करना ही पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि फिर हम अंतरिक्ष में कोई भी व्यक्ति सैटेलाइट छोड़ ही नहीं पाएगा। बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। जब सैटेलाइट नहीं छोड़ पाएंगे
तो हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बिना समस्या के हम रह ही नहीं पाएंगे साहब। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, फिर हम उसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे और हमारी मजबूरी होगी और ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो ये होती है ग्रेवयार्ड, कक्षा या कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड, कक्षा या कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर ही वो उनको छोड़ दिया जाता है कि साहब ये लो साहब, इसके अंदर ये सारा तामझाम जो है, ये ग्रेवयार्ड की थ्योरी आती है। तो ये स्पेस डेब्रिस से अंतरिक्ष के अंदर कचरा भी है, तो वो इसका निदान भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही चीज़ चलती रही तो कहीं ना कहीं हमें बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और वो भारी दिक्कतें बड़ी समस्या क्रिएट कर देंगी। वरना इसी तरीके से लगा, जैसे भारत एक साथ 100 छोड़ देता है, और भी कंट्री हैं जो खूब छोड़ते हैं, तो एकदम फुल हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? फिर सेटेलाइट छोड़ना बंद हो जाएगा, मतलब अंतरिक्ष का रिसर्च खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा बेटा, ऐसे अंतरिक्ष का रिसर्च कभी खत्म होता ही नहीं। ये बात आपको क्लियरली ध्यान रखनी है कि अंतरिक्ष का रिसर्च जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है? चलो, ठीक है। अब इसके अंदर हमने 2-3 शब्दों का चयन किया था, जैसे उपग्रह का भी हमने चयन किया था कि उपग्रह कैसे काम करते हैं, वो भी हमने देखे थे। तो एक बार अपन देखते हैं कि उपग्रह से रिलेटेड चीजें। उपग्रह, तो इस उपग्रह को अभी थोड़ा सा मैं साइड में करता हूं, है ना? अपन कक्षा के साथ उपग्रह देखें तो ज्यादा। देखो, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? ग्रह। और ग्रहों के कौन लगाते हैं मेरे भाई? उपग्रह। सही बात है कि सर बात है। और तो कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये मैं बता ही चुका हूं आपको, कक्षा तो इतना गहन अध्ययन किया है कक्षाओं को लेके अपन ने। उपग्रह, अब ये जो उपग्रह है ये 2 प्रकार के हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह, और प्राकृतिक उपग्रह एक, देखो प्राकृतिक उपग्रह है, तो प्राकृतिक उपग्रह में है चंद्रमा। आपको पता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। मैं अभी इसी की बात करता हूं। और एक होते हैं कृत्रिम उपग्रह। कौन से? कृत्रिम। अब कृत्रिम को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है वैसे जनरली। एक सुदूर संवेदन और एक होते हैं संचार। एक तो रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट और एक संचार वाले सैटेलाइट जो है ये होते हैं। इनके बारे में खूब डिटेल से अब जानने वाले हैं, संचार वाले। अब जिसके अंदर देखो एक चीज ध्यान रखना, जिसके अंदर ऐसे लिखा हो IRS, तो इंडियन रिमोट सेंसिंग, और जिसके आगे लिखा हो इनसैट और जीसैट, वो समझ जाना संचार के। तो जहाँ पर इनसैट और जीसैट लिखा है वो संचार है, और जिसके अंदर IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग जो लिखा हुआ है वो सुदूर संवेदन के उपग्रह, जैसे कार्टोसैट, रिसोर्सैट, अभी चर्चा करेंगे, उन पे सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि इनसैट जीसैट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से है। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो जाती है कि साहब इनसैट और जीसैट के अंदर कौन कौन सी ये चीज़ हो गई और यहाँ पर ये चीज़ भी हो गई बेटा, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन कौन से हैं। ये बात पे अपन इस पे आ जाते हैं, क्योंकि अपना सैटेलाइट चल रहा है तो रिमोट सेंसिंग की बात करें। बेटा सुदूर संवेदन जो है ना, 2 प्रकार के होते हैं। ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं, ये देखो निगरानी करने का भी काम करते हैं, किस चीज़ के बारे में खोज करने का भी काम करते हैं। ये बेहतरीन काम करते हैं कि जैसे पृथ्वी की मॉनिटरिंग का भी ये काम कर सकते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या है उसका भी ये काम करते हैं। सारे काम ये सुदूर संवेदन ही करते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सक्रिय रिमोट सेंसिंग और एक होते हैं निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग। एक सक्रिय होता है और एक निष्क्रिय होता है। जब हम सक्रिय रिमोट सेंसिंग की बात करें, सक्रिय सुदूर संवेदन की जब बात करें, तो इसके अंदर ध्यान रखना माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगे, और इसके लिए माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंगे। और ये जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं इनके लिए एंटीना का भी प्रयोग किया जाता है ग्रहण करने के लिए, ये काम करती है माइक्रोवेव बेटे भाई।
और ये जैसे इसके लिए उपग्रह कौन सा होगा, रीसेट। इसके लिए उपग्रह कौन सा है, जैसे रीसेट, ये उपग्रह इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो सुदूर संवेदन के अंदर यदि सक्रिय की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान रखना है, माइक्रोवेव तरंगें होती है, मतलब सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं सक्रिय रिमोट सेंसिंग के अंदर, जिसके अंदर रीसेट हमने देखा, रीसेट, ये रीसेट क्या है वो बता दूंगा मैं। अब निष्क्रिय के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, और ये खराब मौसम में भी काम कर देते हैं क्योंकि सूर्य से निकलने वाली किरणों के आधार पर वो काम करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कार्टोसेट की, इसके अंदर हम कार्टोसेट की बात करते हैं, इसके अंदर हम ओसेन सेट की बात करते हैं, इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, ओशियंस, कार्टोसेट, ओशियन सेट, इसकी हम बात करते हैं, और इसके अंदर हम बात करते हैं रिसोर्स सेट, इसके अंदर हम बात किसकी करते हैं दोस्तों, रिसोर्स सेट, जैसे कार्टो, रिसोर्स, ओशियन, ये हो गए ना, ऐसे इनकी हम बात करते हैं। तो दोनों में ध्यान रखना, उसके अंदर माइक्रोवेव है और रिसेट सेटेलाइट है, इसके अंदर इंफ्रारेड है, कार्टोसेट है, ओशियन सेट और रिसोर्स सेट, ये अलग अलग है, ये बिल्कुल पहलू जो है बिल्कुल अलग अलग है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है ये अलग अलग हैं, है ना बेटा। तो एक तो निष्क्रिय हो गया और एक सक्रिय हो गया, तो ध्यान रखना, निष्क्रिय में अवरक्त और सक्रिय में माइक्रोवेव, ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब अपन एक एक पढ़ेंगे, कार्टोसेट क्या होता है, ओशियन सेट क्या होता है, रिसोर्स सेट क्या होता है, क्योंकि इनके बारे में जानना भी तो जरूरी है ना, ये क्या है इनके बारे में भी तो जानो बेटा, जानना जरूरी, सब जानो। देखो अब इसके बारे में अपन जानते हैं कि इसके अंदर क्या है, ये भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एक एक की लेके चर्चा करेंगे, तो वो तो मैं बता ही चुका हूँ कि सुदूर संवेदन 900 पे छोड़े जाते हैं, वो कक्षा PSLV, वो तो सारी चीज बता ही चुके हैं ना, उनको तो बार बार रिपीट करना अच्छी बात नहीं है, एक एक पढ़ते हैं अपन। नंबर एक सैटेलाइट को लेके अपन चर्चा करते हैं, पहला उपग्रह कि अपना कौन सा उपग्रह है पहला, उसको लेके चर्चा करते हैं। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर कार्टोसेट, कार्टोसेट। थोड़ा राइटिंग का तो मेरा मामला गड़बड़ है यार, है ना। अब सही है, कोटोसेट नहीं हो जाए, कार्टोसेट, मतलब ऐसे लिखते हैं इसको इंग्लिश में, कार्टोसेट। ले अब खुश है, अरे मेरी राइटिंग से मैं थोड़ी लिखूंगा, तुम्हारी कॉपी में तुम ही लिखोगे डियर, टेंशन की क्या बात है। कार्टोसेट, ठीक है बेटू, कार्टोसेट लिख दिया। कार्टो यानी होता है मानचित्र बनाना, कार्टो का मतलब है मानचित्र बनाना, क्या बनाना है दोस्तों, मानचित्र बनाना, कार्टोसेट मतलब मानचित्र। और ये कार्टोसेट मैपिंग का कार्य करता है, मतलब हमारे जो मैप वगैरह होते हैं ना, चाहे जिलों के मैप हो, चाहे जो बाउंड्री लाइन की जो मैपिंग करता है, किसी भी चीज का मानचित्र जो बनाता है, डिटेक्ट जो करता है, वो कार्टोसेट करता है। और इस कार्टोसेट श्रृंखला की सबसे अच्छी बात है कि एकदम, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ निगरानी करता है एक तरह की, मतलब ये पूरा फुल निगरानी है, निगरानी रखता है, मतलब ये पूरी की पूरी निगरानी रखता है। और इसमें इसमें मेरे भाई, इसमें 8 उपग्रह छोड़े गए, 8 उपग्रह छोड़ दिए अब तक, मतलब कार्टोसेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दिए, निगरानी करनी है, 8 सैटेलाइट वहां पर अंतरिक्ष में हमने लगा दिए, और इन 8 के दम पे जो होगा तो इनकी दम पे ही होगा, ये 8 सैटेलाइट तो हमने अंतरिक्ष में पहुंचा दी। अब ध्यान रखना, इतनी जबरदस्त मॉनिटरिंग करते हैं ये कार्टोसेट, पूरी निगरानी, पूरा सिस्टम तामझाम के साथ रखते हैं, पूरा ध्यान रहता है इनको, क्या चल रहा है क्या हो रहा है सब पता रहता है इनको। इसीलिए इस कार्टोसेट को इसरो में एक नाम दिया गया, उसको सुनो बस आप, तो आई इन द स्काई, आई इन द स्काई, आई इन द स्काई के नाम से कौन से सैटेलाइट को जाना जाता है, ये क्वेश्चन MPPSC के अंदर आया गया, तो आपको ध्यान रखना कार्टोसेट, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, आई इन द स्काई के नाम से कौन से सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कार्टोसेट, बस
ये है, इसमें कितने सैटेलाइट छोड़े गए, मानचित्र बनाना, निगरानी रखता है, इसमें 8 उपग्रह छोड़े गए और जिनको कार्टोसैट 2A 2B ऐसे आते हैं ना वो है, और आई इन द स्काई के नाम से इसको जाना जाता है। तो कार्टोसैट जो है, अब बात आती है कैसा है, निष्क्रिय है। भाई निष्क्रिय उपग्रह ना, एक सक्रिय होते हैं, ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग, लो साहब, अब लो साहब, तो निष्क्रिय है तो कौन सी तरंगें होंगी, अवरक्त तरंगें होंगी। अगर डिटेल में और भी पूछो तो और बता दो, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर रखो यार। कंसेप्ट जिसका क्लियर है उसका काम हो गया। कंसेप्ट पर बात, मैं फिर कह रहा हूं कि कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ो, उनसे ही चीजें होती हैं बेटा। तो निष्क्रिय सैटेलाइट आई इन द स्काई, कार्टोसैट, हो गई पूरी बात सेट। चलो अगला, दूसरा आता है रिसोर्स सेट। रिसोर्स सेट, दूसरा कौन सा है, रिसोर्स सेट। अब रिसोर्स का मतलब क्या होता है बताओ, संसाधन। ध्यान रखना ऐसी ही चीजें पूछेगा वो आपसे। रिसोर्स यानी क्या होते हैं, संसाधन। अब संसाधनों की खोज करनी है हमें, हमें किसकी खोज करनी है, संसाधनों की खोज करनी है। पृथ्वी के अंदर संसाधन कौन कौन से हैं, इनकी हमें मॉनिटरिंग करनी है। अब संसाधन के अंदर जैसे तेल खोजना है, कोई गैस खोजनी है, या कोई सोर्स मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए इस भूमि के अंदर, लोहा सोना जो भी है रिसोर्स, तो कुछ भी मिल जाए हम ले लेंगे। ये चीज़ हम इनका करते हैं। तो इस रिसोर्स सेट में भी 3 उपग्रह छोड़े गए, 3 उपग्रह इसके अंदर काम करते हैं। तो रिसोर्स सेट फर्स्ट, सेकंड और 2A, 3 छोड़े गए। अब बेटा पहला वाला था उसने तो कोई ज़्यादा काम किया नहीं, और दूसरा वाला जो था उस दूसरे वाले ने, ध्यान रखना, दूसरा वाला जो रिसोर्स सेट सेकंड जो है, इसने बढ़िया काम करे, इसने 2 बड़े लीडरशिप के काम कर दिए यार बड़े, और उसमें मदद करी थी 2A ने, जो दूसरा वाला था इसके बाद जो गया उसने भी इसकी मदद करी। जो इसने कहा उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत उसकी सहूलियत रही थी, कि मॉनिटरिंग करने में साहब जो कह रहा है वो सही है। क्या कही थी इसने बताओ, सुनो, इसने जो कही वो मैं बता रहा हूं। एक तो बेटा इसने राजस्थान के अंदर तेल की खोज की, ठीक है, और दूसरा इसने, एक तो राजस्थान के अंदर तेल की खोज की, और दूसरा इसने क्या किया, कृष्णा गोदावरी नदी है ना, इसके बेसिन में किसकी खोज की, गैस की खोज की। कृष्णा गोदावरी नदी के बेसिन में तो इसने कहा गैसों के भंडार हैं, और राजस्थान के अंदर क्या है, तेल के कुएं। ये बात भी आइडेंटिफाई की 2A ने, जो कब छोड़ा गया 2017 में, तभी तो वहां रिफाइनरी वाला प्रोजेक्ट आया था, है ना, उसी समय शायद रिफाइनरी वाला प्रोजेक्ट चर्चा में था, तो ये तब आगे इसने इसको प्रूफ किया। तो तेल के जो कुएं हैं जिनका नाम भी दिया गया था उस समय MBA, इनको कहते हैं मंगलम भाग्यम ऐश्वर्या। मंगलम भाग्यम ऐश्वर्या, इस नाम से इनको भी जाना भी जाता है। और राजस्थान गैस के अंदर कृष्णा नदी और ये गोदावरी नदी का जो बेसिन है, वहाँ गैसों के क्या खोजे गए दोस्तों, भंडार खोजे गए। तो आपसे यदि पूछे रिसोर्स सेट क्या काम करता है, आप कहते हो संसाधनों की खोज करता है। और बता दे डिटेल में, तो और ले ले डिटेल में, काहे टेंशन ले रहा है। मतलब आपको तो घबराना ही नहीं है, मतलब आपका सिस्टम नहीं हैंग होना चाहिए कभी भी, आपको तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ले, वो जो पूछे वही ले, सटासट ये ले, ये ले, मतलब टेंशन नहीं, कते खत्म नहीं, बिल्कुल सटासट चीज़ों करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। चलो अगला एक है, जैसे मैं आपको बताऊं ओशियन सेट। ओशियन सेट की यदि वो बात करें तो भी आप बता सकते हैं कि ओशियन सेट में क्या क्या होता है। अपन अगर बात करें तो अपन ओशियन सेट में कह सकते हैं समुद्र अध्ययन। ओशियन सेट का मतलब है समुद्री अनुसंधान, अनुसंधान। रिसर्च मतलब समुद्र के अंदर जो भी रिसर्च होगा, अनुसंधान, अनुसंधान हो गया, मतलब समुद्र के अंदर जो भी रिसर्च है वो इसके अंदर हो जाएगा, जिसके अंदर चाहे चलने वाली हवाएं हो, चाहे जीव जंतुओं की मात्रा को लेके हो, जो भी मतलब कुछ भी वो बात करे
उन सबसे रिलेटेड या मतलब इसमें ज्वार भाटा हो, कोई भी काम हो, वो सारे के सारे इसके अंदर वो सम्मिलित हो जाएंगे। ये ओशन सेट की बात है। तो आपसे पूछेगी ओशन सेट किसका काम करता है, तो आप कह सकते हैं कि समुद्री अनुसंधान का काम करता है। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो बिल्कुल ऐसे चीज़ों में तो समस्या आनी ही नहीं चाहिए कि रिसर्च समुद्र के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, वो समुद्री अनुसंधान के अंदर काउंट हो गए। तो ये बात इसके अंदर डायरेक्टली इंक्लूड हो गई। चलो अगला पॉइंट। अब इसके बाद अपन और बात करते हैं एक दो सैटेलाइट की ओर। आपको पता है कि भारत में 26/11 हमला हुआ। भारत पर कौन सा हमला हुआ? 26/11। तब की बात है। तब भारत की जो एजेंसी है ना, रॉ वगैरह जो भी मतलब जो है, वो सारी एजेंसी चढ़ गई भारत के इसरो और डीआरडीओ के ऊपर। भारत की जो खुफिया एजेंसी है ना, खुफिया एजेंसी जो है, उन्होंने उंगली उठाई किस पर? एक तो इसरो पर और एक डीआरडीओ पर। उन्होंने कहा कि साहब ये दोनों ही कोई काम की है नहीं, हमारे लिए तो इसने कोई आज तक कोई ढंग का काम किया नहीं, ना इसरो ने ढंग का काम किया, ना डीआरडीओ ने ढंग का काम किया। साहब हमारे लिए तो कोई बेनिफिट नहीं है इन लोगों का, ये है या नहीं है इनका कोई मतलब। और लोगों ने कहा ऐसे क्यों? कि साहब इसरो ने हमारे लिए कोई उपग्रह छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ रखा। डीआरडीओ ने कोई उपग्रह छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ रखा। तो बताओ साहब हमको कैसे पता लगेगा कोई आतंकवादी घुस गए हमारे देश में? बड़ी विडंबना हुई यार, माननी पड़ी। और इसरो और डीआरडीओ दोनों, मतलब भारत ही गया, फिर दोनों मिलके कंट्री के पास गए और उस कंट्री का नाम है इजराइल। इजराइल भी हमारा अच्छा दोस्त है और डिफेंस में तो बहुत बड़ा नाम है इजराइल का। इसके पास चले गए, इससे कहा कि यार देख ले, तुझे पता अटैक हो गया हमारे ऊपर, इसके लिए कुछ दे, हमें कुछ बता कि क्यों हुआ, ऐसा क्या है। तो उसने कहा कि घबराने की बात है नहीं, आप लोग ऐसा करो, मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, उसको फॉलो करो। क्या? एक तो इसने वहाँ से सैटेलाइट दिया, इसरो को तो क्या दिया? रीसेट। और डीआरडीओ को एक रडार दी जिसका नाम है ग्रीन पाइन रडार। कौन सी रडार दी? ग्रीन पाइन रडार। ये जो रडार है बेटा, समुद्री क्षेत्र में 6000 किलोमीटर तक निगरानी कर सकती है। एक तो रडार दे दी, एक सैटेलाइट दिया जिसका नाम था रीसेट। अब रीसेट अब आया जब, अब मैं आपको बताऊं क्या काम करता है। ये काम करता है जासूसी का। रीसेट जीवन में जहां भी शब्द आए, आप समझ जाना वो बात किसकी कर रहा है? जासूसी की बात कर रहा है। रीसेट शब्द आ गया, इसका मतलब वहां पर क्या होने वाली है? जासूसी के लिए हुआ है। तब भारत ने कहा कि देखो सब रीसेट फर्स्ट नाम नहीं देंगे हम इसको। इजराइल ने कहा क्यों? आज तक तेरे पास तो है ही नहीं, तो तू इसको दूसरा नाम क्यों देगा, पहला ही दे। भारत ने कहा नहीं यार, हमारा जो है ना खुद का, वो रीसेट फर्स्ट पे काम चल रहा है, तो हम इसको नाम देंगे रीसेट सेकंड है। तो रीसेट सेकंड जो है वो भारत ने कहाँ से लिया? इजराइल से। क्योंकि उस समय भारत के रीसेट फर्स्ट का काम चल रहा था, इसलिए भारत ने रीसेट सेकंड, और ये जासूसी का कार्य करता है। तो जैसे ही रीसेट शब्द आए, आप समझ जाना जासूसी का कार्य करता है। तो ये भी कैसा सैटेलाइट है? रिमोट सेंसिंग का है, लेकिन ये सक्रिय है। इसके अंदर कौन सी तरंग है? माइक्रोवेव है। इसके अंदर कौन सी है बेटा? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव होती है, वो कैसा होता है बेटू? वो सक्रिय होता है। तो ये लो साहब, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि माइक्रोवेव तरंग है, वो सक्रिय सैटेलाइट होगा। तो ये इसका एक बड़ा पहलू है, रखनी है ना ध्यान। तो ये चीजें ध्यान रखो बेटा, ठीक है। चलो और आगे बात करते हैं, छोटी मोटी और कोई दो चार सैटेलाइट बढ़ा देता हूं तुम्हें, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सैटेलाइट को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। अब आओ और आगे देखो, मैं बताता हूं दो चार सैटेलाइट। इसमें देखो, आपने नाम सुना होगा मेगाट्रॉपिक्स। ये जो मेगाट्रॉपिक सैटेलाइट है, ये ध्यान रखना, एक तो भारत का है और इसके साथ में कौन सा कंट्री है? फ्रांस। क्योंकि फ्रांस जो है कंट्री, इसका मौसम के मामले में आंकड़ा बड़ा सटीक है। ये जो फ्रांस है, इसका मौसम के मामले में आंकड़ा जो है ना बड़ा सटीक है।
ये जो कहता है ना वास्तव में सही कहता है कि यार ये बात ऐसे होगी तो वो वैसे ही होगी, उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं। ये इसका थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ। तो भारत फ्रांस के साथ जुड़ गया। तो भारत और फ्रांस का ये पहला प्रोजेक्ट था, पहली संयुक्त परियोजना, पहली संयुक्त परियोजना। और ध्यान रखना ये क्या करेगा, भारत में मौसम संबंधी जानकारी देगा। मतलब सीधी सी बात है, मौसम संबंधी जानकारी। मौसम संबंधी जानकारी। मेगाट्रॉपिक्स क्या करेगा, भारत को मौसम संबंधी जानकारी देगा। और इसके लिए भारत ने कौन से रॉकेट का प्रयोग किया, PSLV C-18। आप ध्यान रखना, इसके लिए भारत ने जो रॉकेट प्रयोग किया वो है PSLV C-18। ये काम क्या करेगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जानकारी उपलब्ध कराना। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहां से हमें जानकारी क्या करेगा दोस्तों, उपलब्ध कराएगा। ये बात ध्यान रखना। तो मेगाट्रॉपिक्स के बारे में यदि पूछे तो आप कह सकते हैं भारत और फ्रांस का जॉइंट एवेंचर है, मौसम संबंधी जानकारी देता है, PSLV C-18 से छोड़ा गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः ये काम करेगा और वहीं की इंफॉर्मेशन हमें सर्कुलेट करता रहेगा इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको यहाँ बतानी, ये मेगाट्रॉपिक्स हो गया। और मैं एक दो सैटेलाइट बता देता हूँ आपको। एक सैटेलाइट है जुगनू, जुगेनू। जुगनू, देखो नाम बड़ा जोरदार है ना, जुगनू। एक गाना आता है, जुगनू की तरह चमकना मेरे यार, है ना। जुगनू चमकता है रात में। वो एक्चुअली क्या होता है, उसके अंदर जो ऊर्जा होती है ना, वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में बाहर निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, तो मुझे चमकीला दिखाई देता है। कौन, जुगनू। तो गाना सुना होगा, जुगनू की तरह चमकना मेरे यार, है ना। तो सुना करो यार, बड़ा अच्छा लगता है जीवन जब इन चीज़ों से गुजरते। जुगनू, आओ मेरे भाई जुगनू पे। इस जुगनू का निर्माण जो है IIT कानपुर के छात्र थे। IIT कानपुर के कितने छात्र थे, 3 छात्र। ध्यान रखना, IIT कानपुर के कितने छात्र थे मेरे भाई, 3 छात्र थे। बिल्कुल ध्यान रखना, कितने छात्र हैं, 3। और ये 3 छात्र थे, इन्होंने बनाया। इसका वजन कितना है, 3 किलो। इसका वजन कितना है मेरे भाई, 3 किलो है। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, और ये भारत को कार्य क्या करेगा, कार्य की जब बात आती है तो ये काम करेगा मेरे भाई 3। एक तो भारत को ये बाढ़ के बारे में जानकारी देगा, एक ये सूखा के बारे में जानकारी देगा, एक ये आपदा के बारे में देगा। बाढ़, सूखा, आपदा, इन 3 चीज़ों के बारे में जानकारी देगा कि बाढ़ के बारे में, दूसरा सूखा के बारे में, तीसरा आपदा के बारे में। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देगा कि बाढ़, सूखा, आपदा, इन तीनों चीज़ों के बारे में जो जानकारी देगा वो कौन देगा, जुगनू देगा। ठीक है। अब इसको छोड़ने की बात आई तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसे भारत ने PSLV C-18 रॉकेट से ही छोड़ा था। जो मेगाट्रॉपिक्स था उसी के साथ इसको छोड़ दिया था। और ये प्रॉपर ढंग से काम करता है जुगनू, और ये भारत के बहुत अच्छे सैटेलाइटों के अंदर काउंट किया जाता है जुगनू। बहुत बेहतरीन सैटेलाइट है, अच्छा भी काम करता है। इसमें नो डाउट कि ये जुगनू जो है ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे लिए परफेक्टली काम करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये परफेक्टली काम नहीं करता। ये परफेक्टली बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हाई लेवल से भी ये काम अपना निपटाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आपको क्लियरली ध्यान रखनी है कि जुगनू, PSLV C-18, IIT कानपुर, 3 छात्र, 3 किलो, बाढ़, सूखा, आपदा, ऐसी चीज़ों के बारे में हमको क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कुछ और सैटेलाइट को भाग के बात कर लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, कुछ विद्यार्थी भी सैटेलाइट बनाते हैं, जैसे जुगनू है, ऐसे ही 2-4 नाम और हैं। अन्नूसैट। अब अन्नूसैट की जब बात आती है तो आपको पता है कि सबसे पहले नाम आता है अन्ना विश्वविद्यालय।
अन्ना विश्वविद्यालय, विद्यालय। अब अन्ना विश्वविद्यालय कहाँ है? तमिलनाडु में, यहाँ के छात्रों ने बनाया। और भारत का प्रथम विद्यार्थी संचार उपग्रह, विद्यार्थी संचार उपग्रह मतलब विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया भारत का प्रथम संचार उपग्रह जो है वो कौन सा है दोस्तों? अन्नूसैट है। वो कौन सा है? अन्नूसैट है। बात पर किसकी कर रहा है वो? यहाँ पर विद्यार्थियों की कर रहा है, तो इस बात को मत भूलना, ठीक है ना। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये भी भारत ने प्रक्षेपित कर दिया, अन्ना विश्वविद्यालय के तमिलनाडु के छात्रों ने बनाया और प्रथम विद्यार्थी उपग्रह, इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये भी ध्यान रखना। और हल्का और है, वजन भी कम है इसका, है ना, वजन भी कम है, 13 किलोग्राम के आसपास का है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। अन्नूसैट भी है एक भारत के पास। ऐसे एक और है जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा लेकिन शायद आपके चर्चा में नहीं रहा होगा, कलाम सेट। कलाम सेट मैं आपको बता दूं, कलाम सेट जो है डॉक्टर कलाम के नाम पर कलाम सेट के नाम से उपग्रह बनाया गया। कलाम सेट के, कलाम सेट है ना, कलाम सेट डॉक्टर कलाम के नाम पर। अब ये जो उपग्रह था इसके मतलब दो तरीके से बना। एक था ओनली कलाम सेट, एक तो है ओनली कलाम सेट, और एक है बेटा कलाम सेट V2। एक है कलाम सेट V2 और एक है ओनली कलाम सेट, ठीक है। अब बेटा कलाम सेट जो है ना इसका वजन है 64 ग्राम। ध्यान सुनना, नाम तो दोनों ही डॉक्टर कलाम पे है यार ये, है ना। तो आपको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, तो उनके नाम पर कुछ सैटेलाइट बने, तो दो बने, एक का नाम कलाम सेट, एक का नाम कलाम सेट V2। तो जिसका नाम कलाम सेट था उसका वजन कितना ग्राम है? 64 ग्राम। और जिसका नाम कलाम सेट V2 है उसका वजन है 1.2 किलोग्राम। 1.2 किलोग्राम उसका वजन है। उसका कितना है? 64 ग्राम। और सुनो दूसरी बात, और इसके अंदर बात बताता हूं मैं। इसका वजन 64 ग्राम है। इसका निर्माण किया था मोहम्मद रफीक शाहरुख। कहां से है ये? तमिलनाडु से, मोहम्मद रफीक शाहरुख ने। और इसका निर्माण किया था स्पेस किड्स एकेडमी चेन्नई। स्पेस किड्स एकेडमी चेन्नई, इसका स्पेस किड्स एकेडमी चेन्नई ने। इसका वजन 1.2 किलोग्राम है। अब सुनना, इसको प्रक्षेपित किया इसरो ने, इसको प्रक्षेपित किया नासा ने। नासा बोले तो अमेरिका और इसरो बोले तो भारत। इसरो बोले तो भारत और नासा बोले तो अमेरिका। बात हुई समझ में कि नासा बोले तो अमेरिका और भारत, इसरो बोले तो भारत। और सुनो ध्यान से मेरी बात को बेटा, ये नासा ने छोड़ा विश्व का सबसे छोटा उपग्रह, विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा कौन सा है? नासा। विश्व का सबसे छोटा उपग्रह कलाम सेट 64 ग्राम, मोहम्मद रफीक शाहरुख तमिलनाडु से थे। नासा ने छोड़ा था क्योंकि भारत की कैपेसिटी नहीं थी 64 ग्राम, तो पता नहीं किधर निकल जाए। फिर भारत ने 1.2 किलोग्राम का छोड़ा, तो भारत का सबसे छोटा उपग्रह, भारत का सबसे छोटा, ये भारत का क्या है? सबसे छोटा है। भारत का क्या है? सबसे छोटा है। कौन सा? कलाम सेट V2, ये भारत का सबसे छोटा है। और ये विश्व का सबसे छोटा है। कौन सा? कलाम सेट। बात को ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आगे बात समझ में। ये विश्व का, और सबसे अच्छी बात, ये छोड़ा गया 2019 में। ये कब छोड़ा? 2019 में। और सबसे अच्छी बात, PSLV जो रॉकेट था उसी से छोड़ा गया, और PSLV के चौथे चरण में रखा था इसको।
चौथा चरण मतलब ईंधन के चरण में। ये भारत के लिए अचीवमेंट की बात थी कि अब तक हम क्या करते थे कि रॉकेट का जो सैटेलाइट वाला जो कॉलम होता था, रॉकेट का जो सैटेलाइट वाला कॉलम होता था, उसके अंदर हम उसको रखते थे। उसके अंदर हम क्या करते थे, उसको रखते थे सैटेलाइट को, सैटेलाइट कॉलम में। इस बार क्या किया, जो ईंधन का जो कॉलम था उसी के अंदर हमने किसको रख दिया दोस्तों, सैटेलाइट को रख दिया था। इस बात को आप ध्यान रखना। तो चौथा चरण किसका है, ईंधन का, इसके अंदर ये काम हमने कर दिया था। अप्रैल 2019 में सैटेलाइट लेके गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कलाम सेट V2 शायद मेरे हिसाब से 46 नंबर वाली उड़ान जो थी ना, उससे छोड़ा था। PSLV 46 था। एक बार थोड़ा सा और क्रॉस चेक कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कलाम सेट था मेरे भाई, कलाम सेट था और एक कलाम सेट V2। तो ये दोनों चीज़ें भी इसके अंदर कंसिडर हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और इसके बाद देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं, और क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूछ भी सकता है आपसे, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ आपने और सुनी होगी, PSLV की उड़ानें। PSLV की एक उड़ान बहुत इंपॉर्टेंट है। PSLV की एक उड़ान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, PSLV C-37। क्योंकि मेरे भाई इस उड़ान से भारत ने कितने उपग्रह छोड़े, 104। ये क्वेश्चन पिछली बार RS और सब इंस्पेक्टर दोनों में आया है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया है, जब 5 अगस्त को RS का हुआ था उसमें भी आया था, उसके बाद सब इंस्पेक्टर हुआ उसमें भी आया कि 104 उपग्रह छोड़े। उपग्रह कितने टोटल, 104। अब इसमें भी क्या दिक्कत थी कि कुछ उपग्रह स्वदेशी थे, मतलब भारत के, और कुछ उपग्रह क्या थे, विदेशी थे। तो बात यह है दोस्तों, विदेशी जो सैटेलाइट हैं वो है 90, मतलब 101। और इन 101 में मैं आपको बता दूं, सारे के सारे कैसे हैं, नैनो सैटेलाइट हैं। मतलब नैनो मतलब छोटे उपग्रह, इस बात को आप ध्यान रखना। और इन 101 में से जो 96 हैं वो कौन से कंट्री के हैं, वो USA के हैं। और 5 जो सैटेलाइट हैं, जैसे मैंने UAE का नाम सुना होगा, कजाकिस्तान का नाम आपने सुना ही होगा, नीदरलैंड का सुना ही है, स्विट्जरलैंड का सुना है, और एक और देश है शायद अफगानिस्तान वगैरह, वो भी। तो 5 कंट्रियों के हैं और 96 विदेशी। तो टोटल कितने हो गए विदेशी, 101। इसी तरीके से स्वदेशी कितने हैं मेरे भाई, 3 स्वदेशी हैं, जिनमें से एक तो है कार्टोसेट, उसको हटा देते हैं, और एक है INS-A और एक है INS-B। ये 2 सैटेलाइट और इसके अंदर इंक्लूड किए गए। तो ध्यान रखना, ये 2 भी क्या है, नैनो। तो आपसे यदि पूछे कि 104 में से नैनो कितने हैं, तो आप कहना बेटा 103 जो सैटेलाइट हैं वो नैनो है, कि 103 जो सैटेलाइट हैं वो सब कैसे हैं, नैनो है। बाकी सारे क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो क्या है, माइक्रो में है, एक माइक्रो, बाकी 103 क्या है, नैनो सैटेलाइट के अंदर काउंट किया जाता है। ये क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपसे ये चीज़ ध्यान रखनी, ये काम हुआ था 2017 में। ये बात है 2017 की। इतना बड़ा अचीवमेंट भारत ने किया और ये क्वेश्चन एकदम से छप के आया स्टेट PSC में। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन होते हैं कुछ कुछ जो आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एकदम मतलब पूरा का पूरा स्लॉट जो है आपको ऐसे कैसे आना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। चलो अभी तो मैं चलता हूँ और मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।